भाई सुनो एक बात, अगर तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्जरिंग और एनाबेल जैसी फिल्में देखकर हार्डकोर हो गए हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि ये कहानी स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में होती है। और ये डर किसी मेकअप या वीएफएक्स से नहीं आता। ये डर उस वक्त आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अपने ही घर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानता है और तुम्हें चाहता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने सस्ते किराए के चक्कर में एक ऐसा घर किराए पर ले लिया जहां का एक कमरा 30 साल से बंद पड़ा था। बस एक नियम था, रात के 12 बजे के बाद उधर मत जाना। सुनने में बचकाना लगता है ना, मैं भी यही सोचता था, जब तक मैंने खुद अपनी नींद में उठकर उस बंद दरवाजे के सामने खड़े होने का एहसास नहीं किया, जब तक मैंने उस दरवाजे के पीछे से रोने जैसी आवाज नहीं सुनी, और जब तक मैंने अपने ही हाथों पर रातों रात सफेद होते बाल नहीं देखे। ये कहानी सस्पेंस की नहीं, सन्नाटे की है। ये डरावनी आवाजों की नहीं, चीखने से रुक जाने की है। ये उस भयानक सच्चाई की कहानी है जब तुम्हें पता चलता है कि तुम जिस चीज से भाग रहे हो वो तुम्हारा अपना भविष्य है। तो तैयार हो जाओ, लाइट कम कर दो, फोन साइलेंट कर दो, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक चेतावनी है। उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। पुराना आशियाना, 12 बजे के बाद मत जाना। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और किराए के बढ़ते बोझ ने मुझे, अविनाश श्रीवास्तव को, एक ऐसी हद तक धकेल दिया था जहां से वापसी की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। 30 साल की उम्र में एक सॉफ्टवेयर नौकरी से मिलने वाली सैलरी का एक बड़ा हिस्सा महज एक कमरे के फ्लैट के लिए चला जाता था। तभी ऑनलाइन एक लिस्टिंग दिखी, पुराने हवेली जैसे घर का पश्चिमी विंग, स्वतंत्र प्रवेश, न्यूनतम किराया। फोटो में जर्जर लेकिन विशालकाय दिखने वाला मकान था, शहर के उस कोने में जहां अब लोग जाना पसंद नहीं करते। मकान मालिक से मिलने का समय शाम 5 बजे रखा गया। जगह तक पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। इलाका सुनसान था। पुराने बंगले और उनके बीच उगाए पेड़ों ने एक अजीब सी छाया बना रखी थी। मकान जैसा तस्वीर में दिखा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा और उदास था। उसका पश्चिमी विंग असल में मुख्य हवेली से जुड़ा एक अलग हिस्सा था, जिसका अपना एक छोटा सा प्रवेश द्वार था। दरवाजे पर श्री अरविंद सक्सेना मिले, 60 के आसपास के, सफेद बाल, चेहरे पर एक अटपटी सी गंभीरता। अंदर आइए, उन्होंने बिना ज्यादा हलचल किए कहा, आवाज में कोई उत्साह नहीं। अंदर का हाल बाहर से बेहतर था। पुराना फर्नीचर, ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां, हवा में धूल और नमी की गंध थी। पर यह जगह निश्चित तौर पर मेरे पिछले फ्लैट से 3 गुना बड़ी थी। किराया इतना कम था कि मन में तुरंत संदेह पैदा हो गया। ये कमरा, यहां कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने सीधे पूछा। श्री सक्सेना ने मुझे एक क्षण के लिए देखा, फिर आंखें चुरा लीं। दिक्कत? पुराना मकान है, कभी कभी चूहे दिख जाते हैं। वायरिंग भी पुरानी है, इसलिए बिजली के उपकरण कम ही लगाएं। वो मुझे घुमा रहे थे। बैठक, शयन कक्ष, रसोई घर, सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक हम लंबे गलियारे के अंत तक नहीं पहुंचे। वहां एक अंतिम दरवाजा था जो बाकी सभी से अलग था। वो छोटा मोटा लकड़ी का बना हुआ था और उस पर एक भारी जंग लगा हुआ ताला लटका था जो दशकों पुराना लग रहा था। दरवाजे के चारों ओर की दीवार का रंग भी अलग था, जैसे उसे बार बार पुताई से बचाया गया हो। ये कमरा क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। श्री सक्सेना की चाल रुक गई। उन्होंने मुझे सीधे देखा। उनकी आंखों में एक तीखापन था जो पहले नहीं दिखा था। ये कमरा बंद रहेगा, आपके किराए में शामिल नहीं है। पर ये तो इसी घर का हिस्सा है ना? क्या इसमें कोई? नहीं, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा। आवाज सख्त हो गई थी। इस दरवाजे से आपका कोई लेना देना नहीं है। एक बात याद रखिए अविनाश जी, यहां रहना है तो एक नियम का पालन करना होगा। वो चुप हुए, मानो अगले शब्दों को तौल रहे हों। गलियारे में सन्नाटा पसर गया। बाहर से पेड़ों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। रात के 12 बजे के बाद कभी भी इस गलियारे में नहीं आना, और खास तौर पर इस दरवाजे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। मेरे दिमाग में तुरंत कई तरह के तर्क आने लगे। शायद इस कमरे की छत गिरने वाली है, शायद यहां बिजली का कोई खतरनाक मीटर है, शायद ये सिर्फ कब्जे के झगड़े से बचने का तरीका है। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अपनी आवाज में हल्की सी अविश्वास भरी हंसी घोलकर। कोई भूत वूत तो नहीं है ना? मेरे इस सवाल पर श्री सक्सेना का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वो मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में वही अटपटी गहरी चिंता लौट आई थी। मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता अविनाश जी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए होते हैं।
ये नियम पिछले 30 साल से इस घर पर लागू है। जितने भी किराएदार आए, सब ने इसका पालन किया। आपको भी करना होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक शर्त है। उनकी गंभीरता संक्रामक थी। मेरे गले का पानी सूख गया, पर फिर भी आधुनिक शिक्षा पाए व्यक्ति का अहंकार जाग उठा। ये बूढ़े लोग और उनके पुराने डर, मैंने मन में सोचा। ठीक है, मैंने कहा औपचारिकता से सिर हिलाते हुए। 12 बजे के बाद यहाँ नहीं आऊँगा, आप चिंता न करें। मकान मालिक ने मेरी ओर एक और लंबी नज़र डाली, मानो मेरे वचन में छिपी हल्की सी अवज्ञा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर वो मुड़े और गलियारे से वापस लौटने लगे। किराया अग्रिम और 1 महीने की सिक्योरिटी। कल से आप शिफ्ट हो सकते हैं, कागजात तैयार हैं। शाम ढल चुकी थी जब मैं उस मकान से बाहर निकला। वापसी के ऑटो में बैठा मैं उस बंद दरवाजे के बारे में सोचता रहा। बूढ़े मकान मालिक की डरी हुई आंखें याद आती रहीं, पर साथ ही उस विशाल जगह और नाम मात्र के किराए का लालच भी था। सब बकवास है, मैंने खुद को समझाया। शायद वो कमरा किसी पुरानी घटना से जुड़ा है और वो उसे दबाना चाहते हैं। मेरे साथ क्या लेना देना, मैं तो बस रात में सोऊंगा। अगले 2 दिनों में मेरा सामान शिफ्ट हो गया। पहली रात जब मैं अपने नए बेडरूम में लेटा तो घर की आवाजें सुनाई देने लगी। पुराने मकानों को अपनी एक भाषा होती है। लकड़ी के तख्तों का चरमराना, पाइपों में हवा का गुजरना, दूर कहीं टप टप की आवाज। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी नजर बिस्तर के सामने लगी दीवार घड़ी पर पड़ी। समय रात के 11:55 था। अचानक एक ख्याल आया, वो बंद कमरा। मेरे भीतर की उत्सुकता जाग उठी। सिर्फ एक नजर, देखने में हर्जी क्या है? 12 बजे से पहले ही तो वापस आ जाऊंगा। मैं बिस्तर से उठा, गलियारे में बत्ती जलाई। पीली रोशनी में वो लंबा रास्ता और भी डरावना लग रहा था। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे मैं उस अंतिम दरवाजे के पास पहुंचा। वो वैसा ही था, पुराना, मूक। उस पर लटका ताला एक रहस्यमय रक्षक की तरह। मैंने दरवाजे के पास जाकर खड़े होने का साहस किया। कुछ खास नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई अजीब गंध नहीं, बस एक पुराना बंद कमरा। मैंने हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी अप्रत्याशित रूप से ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया। तभी दीवार घड़ी में घंटा बजने की आवाज आई। टन टन, 12 बज रहे थे। उसी क्षण बगल के मुख्य हवेली की तरफ से एक तेज कर्कश आवाज आई, जैसे कोई पुरानी लोहे की चारपाई खींची जा रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पलटकर देखने की कोशिश की, पर गलियारे में सिवाय अपनी लंबी परछाई के कुछ नहीं था। घबराहट में मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बंद दरवाजा वैसा ही था, पर क्या दरवाजे की नीचे की ओर, फर्श और दरवाजे के बीच के उस छोटे से गैप में एक पल के लिए कोई छाया सी दिखी थी, जैसे कोई अंदर खड़ा हो और दरवाजे के बाहर की आहट सुन रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे पैर जम गए। उस पल श्री सक्सेना की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, साफ और स्पष्ट। रात के 12 बजे के बाद कभी भी इस दरवाजे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। डर ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। मैंने फुर्ती से कदम पीछे खींचे और तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। गलियारे की लाइट बुझा दी और दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। मैं बिस्तर पर बैठा, सांस फूल रही थी। क्या सच में? नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये सब मेरा दिमाग है। मैंने मकान मालिक की बात सुनकर अपने आप को डरा लिया। वो आवाज शायद बिल्ली की थी या पेड़ की डाली खिड़की से टकराई थी, और वो छाया बस रोशनी का खेल। धीरे धीरे मेरी सांसें सामान्य हुई, पर नींद गायब हो चुकी थी। मैं पलंग पर लेटा रहा, आंखें दरवाजे पर गड़ाए हुए, मन में एक हल्की सी किंतु गहरी गड़बड़ी के साथ। श्री सक्सेना की चेतावनी अब एक साधारण अंधविश्वास नहीं रह गई थी, वो एक रहस्य थी, और उस रहस्य का दरवाजा सिर्फ 20 कदम की दूरी पर एक पुराने ताले से बंद पड़ा था। पर उस ताले ने क्या सचमुच कुछ बंद किया हुआ था, या फिर वो किसी चीज को अंदर आने से रोक रहा था? मैंने करवट बदली। रात का अंधेरा खिड़की से अंदर झांक रहा था, और मेरे मन में डर के साथ साथ एक जिद्दी, खतरनाक उत्सुकता भी जम लेने लगी थी। अगली शाम मैं टोनी को लेकर आया। टोनी मेरा इंडियन पारिया कुत्ता था, 3 साल का, भूरे सफेद रंग का। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बार सड़क के किनारे कांपता हुआ पड़ा था। अब वो मेरा सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। इस घर में कुछ भी हो, तू तो मेरे साथ है ना? मैंने उसके सिर को खुशी से सहलाते हुए कहा।
टोनी ने उत्साह से पूंछ हिलाई, नए स्थान को सूंघने लगा। लेकिन जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, टोनी का व्यवहार बदल गया। उसकी पूंछ हिलनी बंद हो गई। उसने गलियारे की ओर, खासकर उस बंद कमरे की दिशा में गंभीरता से देखा। उसके कान खड़े हो गए। क्या हुआ टोनी, कुछ है? मैंने पूछा। मेरा अपना डर फिर से जाग उठा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक धीमी सी गुर्राहट निकाली और फिर मेरे पैरों के पास सिमट कर बैठ गया, जैसे सुरक्षा चाहता हो। बस तू भी मेरी तरह डरपोक निकला, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन मेरी हंसी बलवती लगी। मैंने टीवी ऑन कर दिया, जानबूझकर आवाज़ तेज रखी। रात के खाने का सामान बनाया। सामान्य दिनचर्या ने थोड़ा सा साहस दिया। रात गहराने लगी, 12 बजने वाले थे। मैं जानबूझकर जगा हुआ था। एक हिस्सा मुझसे कह रहा था कि सब ठीक होगा, बस पिछली रात मैंने खुद को डरा लिया था। दूसरा हिस्सा, वो सजग था, कानों में तनाव भरा हुआ। टोनी मेरे पैरों के पास सोया पड़ा था। 11:55 हुए। मैंने सोचा आज बिस्तर पर जल्दी चला जाऊं, पर शायद डर ही मुझे जगाए रखना चाहता था। ठीक 12 बजे मुख्य हवेली की तरफ से फिर वही चरमराहट की आवाज़ आई। टोनी की आंखें एकदम खुल गईं। वो उठ बैठा, कान तन गए, लेकिन इस बार वो भौंका नहीं, वो बस सुन रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मैं भी जड़ होकर सुनने लगा। मेरी नब्ज तेजी से धड़क रही थी। बस यही आवाज़ और कुछ नहीं, फिर सो जाऊंगा। और फिर हुआ। 12:04। पहले तो बिजली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। टीवी बंद, पंखा रुक गया, सन्नाटा चीखने लगा। मेरा दिल मुंह को आ गया। बस ट्रिप हो गई होगी, मैंने अपने आप से कहा। आवाज़ कांप रही थी। और तभी गहरे सन्नाटे के बीच एक आवाज़ आई, सर सर। ये आवाज़ दूर से नहीं, बल्कि ठीक उस बंद कमरे की दीवार से आ रही थी, जैसे कोई लंबे पतले नाखूनों से धीरे धीरे लकड़ी के दरवाजे को खरोंच रहा हो। एक खिंचाव भरी दर्दनाक खरोंच। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सारा खून जैसे जम गया। खरोंच की आवाज़ रुकी और फिर एक स्वर, इंसानी नहीं पर इंसानी दर्द से भरा हुआ। एक लंबी दबी हुई सिसकी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, या जैसे कोई दीवार के भीतर दबा हो और सांस भरने की कोशिश कर रहा हो। टोनी एकदम से भौंक पड़ा। वो गलियारे की ओर मुंह करके पागलों की तरह जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज में डर नहीं, गुस्सा और चेतावनी थी, पर उसके पैर कांप रहे थे। चुप टोनी, चुप, मैंने फुसफुसाया, डर के मारे कि कोई उसकी आवाज सुन लेगा। लेकिन टोनी नहीं रुका। उसने और तेज भौंकना शुरू कर दिया। और तभी बिजली वापस आ गई। पंखा चलने लगा, टीवी की स्क्रीन जल उठी। रोशनी ने कमरे में जादुई शांति लौटा दी। खरोंच और रोने की आवाज बंद हो गई। टोनी अचानक चुप हो गया। उसने एक बार फिर गलियारे की ओर देखा, फिर पीछे हटते हुए रीढ़ की हड्डी सिकोड़कर मेरे पीछे आ छिपा। वो कांप रहा था, मैं भी। मैं बिस्तर से उठा, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने रसोई से एक भारी लोहे का सैंडा उठाया। धीरे धीरे सैंडा हाथ में कसकर मैं गलियारे की ओर बढ़ा। टोनी मेरे पीछे पीछे चल रहा था, उसका शरीर जमीन से सटा हुआ। गलियारे की लाइट जलाई, सब कुछ वैसा ही था, शांत। उस दरवाजे का ताला वैसे ही लटका हुआ था। मैं दरवाजे के करीब गया। क्या उस पर नई खरोंच के निशान थे? पुराने ताले के ऊपर लकड़ी पर कुछ धारियां, लेकिन अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। मैंने हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। कोई है? मैंने आवाज देखी। मेरी आवाज कर्कश और डरी हुई थी। कोई जवाब नहीं, बस मेरी अपनी आवाज की गूंज। मैं वहां 5 मिनट खड़ा रहा, हर आहट को सुनता हुआ। कुछ नहीं हुआ, जैसे सब कुछ मेरी कल्पना थी। वापस कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद किया। टोनी अब भी सहमा हुआ था। मैंने उससे पानी दिया, वो नहीं पिया। यार ये सब क्या है? मैंने उससे पूछा, जैसे वो जवाब दे सके। चूहे होंगे, बिल्ली होगी। हाँ, बिल्ली ही होगी। उसने खरोंच मारी होगी। और रोने की आवाज, शायद बिल्ली का बच्चा फंस गया होगा दीवार में। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। और बिजली? यहाँ की वायरिंग तो सड़ चुकी है, ट्रिप हो गई होगी बस। लेकिन मेरा दिमाग उन आवाज़ों को दोहरा रहा था। वो खरोंच, वो बिल्कुल दीवार के अंदर से आ रही थी। और वो रोना, उसमें एक ऐसा दर्द था जो किसी जानवर का नहीं हो सकता था। टोनी का डर सबसे बड़ा सबूत था। कुत्ते तो भूत प्रेत नहीं देखते, लेकिन वे खतरा भांप सकते हैं, और टोनी ने आज रात एक ठोस वास्तविक खतरा भांपा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें खुली हुई। टोनी मेरे पैर दबाकर सो गया, पर बीच बीच में कांपता रहा। सुबह का उजाला जब कमरे में आया तो सारा डर धुंधला पड़ गया। रात का भय दिन की तर्क संगतता में घुलने लगा।
मैंने गलियारे में जाकर उस दरवाजे को ध्यान से देखा। कोई नई खरोंच नहीं थी, सब कुछ पुराना और स्थिर था। देखा टोनी, मैंने कहा उसे गोद में उठाते हुए। कुछ नहीं है, हम दोनों ने मिलकर कल रात डरावनी फिल्म बना ली। टोनी ने मेरे चेहरे को चाटा, पर उसकी आंखें अब भी उस गलियारे पर टिकी थीं। उस दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। काम के बीच बीच में वो खरोच और वो सिसकी याद आ जाती। शाम को घर लौटते हुए मेरे कदम भारी थे। पहले दिन का उत्साह जाता रहा था। अब ये घर एक सुविधा नहीं, एक पहेली लगने लगा था। रात में मैंने सोचा कि आज जल्दी सो जाऊंगा, पर 12 बजे से पहले मैंने अनजाने में ही अपनी घड़ी पर नजर रखनी शुरू कर दी। 11:55। मेरी सांसें भारी हो गई। टोनी आज शांत था। वो बिस्तर पर मेरे बगल में लेटा हुआ था, आंखें बंद, पर मैं जानता था वो जाग रहा है। 12 बजे, कोई आवाज नहीं, बिजली भी नहीं गई। मैंने राहत की सांस ली। देखा, कल रात संयोग था। और तभी एक बार फिर 12:04। सर सर, ठीक वही खरोच, थोड़ी तेज, थोड़ी लंबी, जैसे कोई पुतावला हो। टोनी की आंखें खुल गईं। उसने गुर्राना शुरू कर दिया, पर भौंका नहीं। उसके शरीर में तनाव था। और फिर वही सिसकी। इस बार आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ गई, बहुत हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शब्द नहीं, सिर्फ एक लय, एक दोहराव। मैं बिस्तर पर जम गया। डर ने मेरी हलक दबोच ली थी। मैं हिल भी नहीं सकता था। मेरी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं, मानो उसके पार देख सकती हूं। खरोच रुकी, फुसफुसाहट बंद हुई। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट। मैंने हिम्मत बटोरी। मैं उठा, टॉर्च उठाई और गलियारे की ओर चल दिया। टोनी इस बार मेरे साथ नहीं आया। वो बिस्तर पर ही रहा, डरा हुआ। मैंने दरवाजे के सामने टॉर्च की रोशनी डाली और तब मैंने देखा, ताले के ठीक नीचे लकड़ी पर 2 निशान थे, लंबे पतले, बिल्कुल नए, जैसे किसी ने आज रात ही तेज नाखूनों से वहां 2 लकीरें खींच दी हों। ये कोई चूहा या बिल्ली नहीं कर सकती थी। ये कोई चीज थी जो अंदर थी और वो बाहर आना चाहती थी। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग चकरा रहा था। श्री सक्सेना की चेतावनी मेरे कानों में गूंज उठी, लेकिन अब वो चेतावनी नहीं, एक स्पष्टीकरण लग रही थी। वो जानते थे, वो हमेशा से जानते थे कि यहाँ कुछ है, और मैं अब उसके साथ इसी छत के नीचे बंद दरवाजे से 20 कदम की दूरी पर रह रहा था। मैंने गलियारे की लाइट जलाकर छोड़ दी। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और एक कुर्सी उसके सामने लगा दी। सोना असंभव था। मैं बस बैठा रहा, टोनी को सहलाता रहा और उन नई खरोंच के निशानों के बारे में सोचता रहा। मकान मालिक ने कहा था, रात के 12 बजे के बाद मत जाना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्या होगा अगर वो चीज़ 12 बजे के बाद बाहर आना चाहे। तीसरी सुबह मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा था। 2 रातों की नींद उड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे। ऑफिस में काम पर ध्यान देना नामुमकिन था। हर खिड़की से आती हवा, हर पंखे की चरचराहट मुझे उस खरोंच की आवाज की याद दिला देती। मेरा फोन बार बार उस मकान की तस्वीरों और 12 बजे के बाद की चेतावनी के स्क्रीनशॉट पर जाता रहता। एक बात साफ हो गई थी, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था। टोनी का डर, वो नई खरोंच, कुछ था और मुझे पता लगाना था कि क्या। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने फैसला किया कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे जानकारी चाहिए थी। मकान मालिक स्पष्ट तौर पर कुछ छिपा रहे थे। शायद पड़ोसियों को कुछ पता हो। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक और पुराना बंगला था, जिसकी बालकनी में अक्सर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा रहता था। 70 के आसपास उम्र, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वो अखबार पढ़ता रहता या बस बाहर देखता रहता। आज वो वहीं थे। मैंने टोनी को पट्टा डाला और उनके गेट की ओर चल दिया। मेरे मन में एक हल्की सी उम्मीद थी कि वो मुझे कुछ सामान्य बता देंगे, जैसे पुराने पाइपों की आवाज या चमगादड़ों के बारे में, कुछ ऐसा जो मेरे डर को तर्क से खत्म कर दे। मैंने गेट के बाहर से आवाज लगाई, नमस्ते चाचा जी। बुजुर्ग ने अखबार नीचे किया। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से मुझे देख रही थीं, एक सामान्य उदासीन नजर। जी बताइए। मैं सामने वाले घर में रहता हूँ, अविनाश, नया आया हूँ। उनकी नज़रों में एक फुर्ती सी आई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई पुरानी याददाश्त ताज़ा कर रहे हों। अच्छा, वो वाला पुराना आशियाना। जी हाँ, मैंने कहा।
दरवाज़ा खोलने का इशारा करते हुए। उन्होंने सिर हिला दिया। मैं अंदर गया, छोटे से लॉन में खड़ा हो गया। कुछ ज़रूरत है क्या? उन्होंने पूछा। आवाज़ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे पूछने का फैसला किया। घुमा फिरा कर बात करने का दम नहीं था। चाचा जी, एक बात पूछनी थी। उस घर के बारे में, पिछले कमरे वाला, वो क्यों बंद रहता है? कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं रात में। जैसे ही मेरे शब्द हवा में लटके, बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। उसका रंग, जो एक सामान्य पीलापन लिए हुए था, एकदम से फीका पड़ गया, जैसे उसके चेहरे से सारा खून सूख गया हो। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें एक ऐसा भय था जो बिल्कुल वास्तविक और ताज़ा लग रहा था, जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने चारों ओर देखा, मानो कोई सुन रहा हो। उनकी सांसें तेज हो गईं। वो अखबार को मोड़ने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे। तुम वहां रह रहे हो? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, आवाज में एक कर्कशपन। हाँ। क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या उस घर में? वो व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी ओर एक लंबी दयनीय नजर से देखा, जैसे मुझे किसी दुर्घटना स्थल पर खड़ा देख रहा हो। भाग जाओ वहां से बेटा, उन्होंने कहा, आवाज अब भी फुसफुसाहट में, लेकिन हर शब्द में एक जरूरी चेतावनी थी। जितनी जल्दी हो सके, किराया गया तो गया, जान बचाओ। मेरा गला सूख गया। क्यों? क्या बात है? वो कमरा। उन्होंने मेरी बात काटी और उनकी आवाज में एक ऐसा कंपकंपी थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहां मेरा मकान था और उनकी आंखों में एक सीधा गहरा आतंक था। वो कमरा, उसने सबको खा लिया। किसको? क्या मतलब? मैंने आगे बढ़कर पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो बुजुर्ग अब और बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने हाथ हिलाया, मानो मुझे दूर भगा रहे हों। जाओ, मुझे शांति से रहने दो। और इतना कहकर वो तेजी से मुड़ा और अपने घर के अंदर चला गया। लकड़ी का दरवाजा उसने जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उस कमरे ने सबको खा लिया। किसने? क्या चीज? खाने का मतलब? क्या कोई हत्या हुई थी? कोई दुर्घटना? मैं अपने घर लौटा। अब मेरे पास सिर्फ अपने डर का सबूत नहीं था, बल्कि एक बाहरी पुष्टि थी। ये जगह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे इलाके के लिए एक डरावनी याद थी। टूनी ने मेरा स्वागत किया, लेकिन मैं उसे गोद में उठाकर बार बार उसी बंद दरवाजे की ओर देखने लगा। खा लिया, ये शब्द मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा था। मैंने लैपटॉप खोला। अब वक्त आ गया था ऑनलाइन खोजबीन का। पहले तो मैंने घर के पते से सर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने इलाके का नाम और खोया हुआ परिवार, रहस्यमयी गायब जैसे कीवर्ड डाले। 1 घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद मुझे एक पुरानी स्कैन की हुई लोकल न्यूज वेबसाइट का लिंक मिला। हेडलाइन थी, सरोजनी नगर के बंगले से पूरा परिवार गायब, पुलिस हैरान। तारीख थी 16 जुलाई 1994। मैंने आगे पढ़ा। समाचार के अनुसार एक परिवार, श्री विश्वनाथ शुक्ला 45, उनकी पत्नी सरोज 42 और 2 बच्चे 14 और 10 अपने बंगले में रहते थे। एक रात पड़ोसियों ने कुछ आवाजें सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह दरवाजा खुला पाया गया। परिवार का कहीं पता नहीं था। खाना टेबल पर पड़ा था, लाइटें जल रही थीं। उनके कपड़े, जूते, पर्स, सब कुछ वैसे ही पड़ा था, बस लोग गायब थे। लेख में लिखा था, पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घर के पश्चिमी विंग में एक कमरा बंद पाया गया, जिसका ताला मालिक के पास नहीं था। स्थानीय लोगों ने अफवाह फैलाई कि श्री शुक्ला एक ज्योतिषी थे और उन्होंने कुछ अनुष्ठान किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अंधविश्वास बताया। मामला आज तक अनसुलझा है। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए। ये मेरा घर था, वही पश्चिमी विंग, वही बंद कमरा। ज्योतिषी? अनुष्ठान? मैंने विश्वनाथ शुक्ला ज्योतिष सर्च किया। कुछ फोरम और पुरानी ब्लॉग पोस्ट मिली। एक में लिखा था, विश्वनाथ शुक्ला तांत्रिक विद्या और समय के रहस्यों में रुचि रखते थे। कहा जाता है उन्होंने कुछ ऐसा खोलने की कोशिश की थी जो बंद रहना चाहिए था। एक और कमेंट में लिखा था, उस घर में कोई दरवाजा है जो सिर्फ रात के 12 बजे के बाद खुलता है, पर उसमें वापसी नहीं होती। ये सब पढ़कर मेरा सिर चकराने लगा। ये अफवाहें थीं, अंधविश्वास, पर उन अफवाहों की जड़ में एक सच्ची घटना थी। एक पूरा परिवार गायब हो गया था और वो कमरा बंद था। उसने सबको खा लिया। क्या ये एक अंधविश्वासी बुजुर्ग की भावनात्मक बात थी, या फिर क्या ये सचमुच हुआ था? क्या उस कमरे ने उन्हें खा लिया था? मैंने लैपटॉप बंद किया। कमरा अंधेरा हो रहा था। मैंने टोनी को अपने पास बिठाया। मेरे मन में एक नया डर पैदा हो रहा था, जिज्ञासा का डर, क्योंकि अब मैं जानना चाहता था। पहले मैं सिर्फ डरता था, अब मैं जानने के लिए बेताब हो रहा था। श्री सक्सेना ने कहा था 12 बजे के बाद मत जाना।
पड़ोसी ने कहा भाग जाओ। इंटरनेट ने कहा वहां एक दरवाजा है। और मैं अब उस दरवाजे के सामने बैठा था। मेरे और उसके बीच सिर्फ एक गलियारा था और मेरे भीतर एक ऐसी जलन थी जो डर से भी ज्यादा ताकतवर थी, सच जानने की जलन। लेकिन एक और चीज थी, बुजुर्ग पड़ोसी का डर। वो बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में 30 साल पुरानी घटना का आतंक अब भी ताजा था। वो डर संक्रामक था। अब मैं सिर्फ आवाजों से नहीं बल्कि एक इतिहास से डर रहा था, एक ऐसी घटना से जिसने एक आदमी की जुबान बंद करवा दी थी और जो अब मुझे अपनी चपेट में लेने आई थी। रात हुई, मैंने गलियारे की लाइट जलाकर रखी, लेकिन आज वो रोशनी सुरक्षा नहीं, एक चुनौती लग रही थी। जैसे मैं उस अंधेरे से कह रहा था, आ जाओ, मैं तैयार हूं। पर क्या सच में मैं तैयार था? टोनी मेरे पास सोया हुआ था। मैंने उसके नरम फर को सहलाया। क्या हमें यहां से भाग जाना चाहिए टोनी? मैंने पूछा। टोनी ने आंखें खोली और एक गहरी थकी हुई सी सांस छोड़ी, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा फैसला है, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। और उस पल मुझे लगा कि भागना अब कोई विकल्प नहीं रहा, क्योंकि भागने का मतलब होगा इस रहस्य को अपने साथ लेकर जीना। और ये रहस्य मुझे लगता था अब मेरे भीतर रहने लगा था। वो बंद दरवाज़ा अब सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं रहा, वो मेरे दिमाग में बंद हो चुका था। और मुझे डर था कि अगर मैंने उसे नहीं खोला तो वो खुद ही खुल जाएगा। पड़ोसी से बात करने और इंटरनेट पर उस घटना को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग एक अजीब स्थिति में आ गया था। एक तरफ तो मैं जानता था कि यहाँ कुछ गलत है, कुछ खतरनाक। दूसरी तरफ मेरी पूरी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा चीख चीख कर कह रही थी कि यह सब बकवास है, अंधविश्वास है, कारण कार्य का भ्रम है। इस टकराव ने मुझे थका दिया था। मैंने एक रणनीति बनाई। रात के 12 बजे से पहले सो जाऊंगा, अलार्म नहीं लगाऊंगा। गहरी नींद की दवा लेने की भी सोची, पर डर लगा कि अगर कुछ होगा तो मैं जाग नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने सिर्फ थकान पर भरोसा किया। शाम को टहलने निकला, टोनी के साथ लंबी वॉक की, खुद को इतना थका दिया कि आंखें मूंदने लगीं। उस रात मैंने गलियारे की लाइट नहीं जलाई। एक कमजोर बचकानी चुनौती थी शायद। देखते हैं अंधेरे में क्या होता है। टोनी मेरे बिस्तर पर था, मेरी टांग से सटकर। नींद आई, गहरी भारी नींद, शायद दिमागी थकान की वजह से। फिर वो सपना शुरू हुआ। मैं एक लंबी सीधी सुरंग में चल रहा था। सामने एक दरवाजा था, वही दरवाजा, लेकिन सपने में वो आकर्षक लग रहा था। उसमें से एक गर्म सुनहरी रोशनी आ रही थी और एक आवाज आ रही थी। मेरी माँ की आवाज, शायद कोई परिचित आवाज। वो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। अविनाश, अंदर आओ, देखो कितना सुंदर है अंदर। मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, पर मेरे पैर भारी थे, जैसे किसी चिपचिपे कीचड़ में फंसे हों। मैं जितना आगे बढ़ता, दरवाजा उतना ही दूर होता जाता। मैं हाँफने लगा। फिर मुझे लगा कि मेरे टखने पर कोई हाथ है, एक ठंडा हड्डी जैसा हाथ जो मुझे पीछे खींच रहा था। मैंने संघर्ष किया। छोड़ो मुझे अंदर जाना है। उस पकड़ ने मेरी एड़ी को कसकर दबोच लिया। दर्द हुआ, तेज चुभने वाला दर्द। और तभी मैंने आंखें खोली। सपना टूट गया था, लेकिन वो दर्द बाकी था। मेरी एड़ी में एक तेज चुभन थी, जैसे कोई नुकीली चीज चुभ गई हो। मैंने करवट बदलने की कोशिश की तो पता चला कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूं। मेरे पैर नंगे थे और ठंडे सीमेंट के फर्श पर थे। मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदी हो रही थीं। मैं खड़ा था गलियारे में। मेरा दिल एक जोरदार धड़ाके के साथ धड़कना शुरू हुआ, जैसे छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने तेजी से सांस ली। ये क्या था? नींद में चलना? मुझे कभी नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मेरे दोनों हाथ आगे की ओर बढ़े हुए थे, मेरी हथेलियां सपाट, दरवाजे की लकड़ी को छूने की मुद्रा में। मेरी उंगलियों के पोर उस ठंडी चौखट से लगभग सटे हुए थे। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए, जैसे आग से हाथ हटाते हैं। मेरे शरीर में एक ज्वार सा उठा, ठंडे पसीने से तर। क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए। डर ने मेरे जोड़ों में सीमेंट भर दिया था। मैंने जोर लगाकर अपना दायां पैर पीछे खींचा। वो हिला, पर एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। तभी एक सनसनाहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे कोई स्थिर विद्युत आवेश हवा में हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने वाला दरवाज़ा, वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं लग रहा था, वो एक सीमा थी, और उस सीमा के पार से एक खिंचाव महसूस हो रहा था। शाब्दिक, भौतिक खिंचाव, जैसा कोई चुंबक मेरे शरीर के लोहे को अपनी ओर खींच रहा हो। मेरा शरीर हल्का सा आगे की ओर झुका। मैंने संभलकर पैर जमाए। नहीं, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज कांप रही थी, बिल्कुल बच्चे जैसी। नहीं,
खिंचाव और तेज हुआ। ये मेरी छाती के बीचों बीच महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी बांधकर मुझे खींच रहा हो। मैंने पीछे की ओर झुककर विरोध किया। मेरी मांसपेशियों में तनाव था। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं था, ये शारीरिक था, उतना ही वास्तविक जितना कि गुरुत्वाकर्षण। मैंने एक कदम पीछे रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ वो खिंचाव कमजोर पड़ता गया, जैसे मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा हूं। और तभी दरवाजे से आवाज आई, एक धीमी, लंबी सरसराहट, जैसे कोई अपना हाथ दरवाजे के भीतरी हिस्से पर फेर रहा हो। उसी के साथ एक गहरी, निराश सी सांस जो सीधे मेरे कानों में आई। मैं पूरी तरह से जम गया। मेरी सांसें रुक गईं। ये सपना नहीं था, ये जागती हुई बेहोशी भी नहीं थी। मैं पूरी तरह सचेत, सजग था और ये सब हो रहा था। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया उस ताले को छूने के लिए। शायद ये सब मेरा मन था, शायद ताला गर्म होगा, सामान्य होगा। मेरी उंगली ताले को लगी और मैं चीखने ही वाला था। वो ताला बर्फ की तरह ठंडा था, नहीं, बर्फ से भी ज्यादा, एक ऐसी ठंड जो जलती हुई थी। 1 सेकंड के संपर्क ने मेरी उंगली को सुन्न कर दिया, जैसे कोई बर्फ जल गई हो। मैंने हाथ झटक कर पीछे खींच लिया और अपनी उंगली मुंह में दबा ली। उसी पल टोनी की जोरदार भौंकने की आवाज मेरे कमरे से आई। वो पागलों की तरह भौंक रहा था और साथ में एक दर्द भरी चीख भी, जैसे किसी ने उसे मारा हो। टोनी की आवाज ने मुझे उस ट्रांस से बाहर निकाला। मैं मुड़ा और भागा। मैंने कभी इतनी तेजी से नहीं दौड़ा था। गलियारे का अंधेरा मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं अपने कमरे में घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ताला लगाने के लिए मेरे हाथ कांप रहे थे। कई बार चाबी चूक गई। आखिरकार ताला लगा। टोनी बिस्तर पर खड़ा था, उसका शरीर तना हुआ, दांत बाहर, गलियारे की ओर भौंक रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया, वो रुका और मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आरोप था, जैसे कह रहा हो, तुम वहां क्यों गए? मैं नहीं गया टोनी, मैं हांफते हुए बोला। पीठ दरवाजे से लगाकर नीचे सरक गया। मैं सो रहा था और फिर मैं वहां था। मुझे खींच लिया गया। टोनी आकर मेरे पास बैठ गया। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसका शरीर भी कांप रहा था। मैंने लाइट जलाई। मेरी उंगली अब भी सुन्न थी और उसकी नोक लाल हो गई थी, जैसे ठंड से जल गई हो। मैंने उसे अपनी शर्ट से सहलाया। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मैं अब बहाने नहीं बना सकता था। ये नींद में चलना नहीं था। नींद में चलने वाले लोग ऐसे नहीं उठते, वे अलार्म से नहीं जागते और उन्हें ऐसा खिंचाव महसूस नहीं होता। कुछ ने मुझे वहां खींचा था, कुछ मुझे उस दरवाजे तक ले गया था और वो कुछ दरवाजे के अंदर था। मैं सारी रात जागता रहा। कुर्सी लगाकर दरवाजे के सामने बैठ गया। मेरी आंखें गलियारे की ओर टिकी रहीं। मेरे मन में अब डर नहीं, एक ठंडी साफ समझ थी। मैं खतरे में था, असली शारीरिक खतरे में। ये सिर्फ आवाजें या डरावने सपने नहीं थे। ये कुछ ऐसा था जो मेरे शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। सुबह होते ही मैंने तय किया कि मैं सक्सेना से बात करूंगा, सीधे। अब ये बात छिपाने की नहीं रह गई थी। उन्हें बताना होगा कि क्या हो रहा है। शायद वो कुछ बताएं, शायद वो मुझे किराया वापस दे दें और मुझे जाने दें। पर जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनकी आवाज में वही औपचारिक, दूरी भरा स्वर था। हाँ अविनाश जी, सब ठीक है ना? नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने कहा, आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हुए। कल रात कुछ हुआ है। मैं उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने खुद को पाया, नींद में, और मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है दरवाजे से। लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा था, इतना गहरा कि मुझे लगा कॉल कट गया है। सर, आपने दरवाजा छुआ? उनकी आवाज आई, तीखी और तनाव भरी। नहीं, मतलब हाँ, ताला छुआ, वो बहुत ठंडा था। तुमने ताला छुआ? उनकी आवाज में एक आतंक की झलक थी। अविनाश जी, मैंने तुम्हें साफ कहा था, 12 बजे के बाद। मैं सो रहा था, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, कुछ मुझे वहां ले गया। एक बार फिर खामोशी, फिर एक गहरी सांस। घर छोड़ दो अविनाश जी, आज ही। किराया वापस, सिक्योरिटी वापस, सब वापस, बस निकल जाओ। पर क्यों? क्या है उसमें? आपको पता है ना उस परिवार के बारे में जो गायब हुआ था? बात मत करो उसके बारे में, और दरवाजा मत छूना, ताला मत छूना, समझे? अगर तुमने एक बार फिर। वो रुके, मानो खुद को संभाल रहे हो। कल सुबह आऊंगा कागजात लेकर। तुम जाना चाहते हो ना? मैं चुप रहा, जवाब नहीं आ रहा था। जाना चाहता था, है ना? फिर भी हाँ, आखिरकार मैंने कहा। मेरी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी। ठीक है। और उन्होंने कॉल काट दी। मैंने फोन नीचे रखा। टोनी मेरी ओर देख रहा था। हम जा रहे हैं टोनी, कल, बस एक और रात। पर इन शब्दों ने मुझे डरा दिया। बस एक और रात।
पिछली रात कोई मुझे सोते से उठाकर उस दरवाजे तक ले गया था। अगर आज रात वो मुझे सोने ही ना दे, या फिर अगर वो मुझे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दे। मैंने अपनी जली हुई उंगली देखी, फिर उस गलियारे की ओर देखा जहां अब दिन की रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मैं जानता था कि ये सामान्य नहीं था। कुछ मुझे चाहता था और वो मुझे लेने आएगा। मकान मालिक की उस कॉल ने मेरे भीतर एक नया संकल्प जगा दिया था। अब भागना एक विकल्प था, एक रास्ता था, पर उस रास्ते पर चलने से पहले मैं जानना चाहता था कि मैं किससे भाग रहा हूं, डर से या अज्ञात से। मेरा दिमाग अब एक तरह के रुग्ण उत्साह से भर गया था, जैसे कोई बुखार जो शरीर को तोड़ रहा हो पर दिमाग को तेज कर रहा हो। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, बहाना बनाया, पेट खराब है। सच तो यह था कि मैं एक अलग तरह की बीमारी से जूझ रहा था, जानने की बीमारी। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया, एक कप तेज चाय के साथ। टोनी मेरे पैरों के पास सोया हुआ था, पर नींद बेचैन थी। वो बीच बीच में कांपता रहता। पिछली बार की सर्च से मुझे बस एक खबर का सारांश मिला था। आज मुझे विवरण चाहिए थे, सबूत चाहिए थे। मैंने शहर के एक पुराने अखबार के डिजिटल आर्काइव में लॉगिन किया, जिसकी सदस्यता मेरी कंपनी ने रखी थी। 1994 के जुलाई और अगस्त के अंक खोजे। कई मिनट स्क्रॉल करने के बाद मैंने वो देखा। पेज 3 पर एक छोटा सा बॉक्स, हेडलाइन, सरोजनी नगर के बंगले से परिवार लापता, रहस्य बना हुआ है। लेख उतना ही था जितना पहले पढ़ा था, पर इस बार नीचे एक और छोटी खबर थी, एक हफ्ते बाद की। शुक्ला परिवार मामला, पुलिस ने खोजबीन बंद की। इसमें कुछ नए विवरण थे। पुलिस ने बताया कि घर में किसी तरह के संघर्ष या जबरन प्रवेश के निशान नहीं मिले। घर का एक कमरा जो पश्चिमी छोर पर है, बाहर से ताला लगा हुआ पाया गया। मकान मालिक श्री अरविंद सक्सेना ने बताया कि ये कमरा श्री शुक्ला का व्यक्तिगत पूजा कक्ष था और उन्होंने ही इसे बंद रखा था। चाबी किसी के पास नहीं मिली। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई आपराधिक संदेह नहीं था। श्री शुक्ला के रिश्तेदारों ने बताया कि वे एक गंभीर ज्योतिषी और तांत्रिक साधनाओं में रुचि रखते थे। उनके पास प्राचीन ग्रंथों का विशाल संग्रह था। पुलिस ने इसे एक स्वैच्छिक गायब होने का मामला बताया। हालांकि परिवार का सामान, वाहन और नकदी घर पर ही मिली। मेरी सांसें रुक गईं। अरविंद सक्सेना, मेरे मकान मालिक, वो तब भी मालिक थे और उन्होंने पुलिस से कहा था कि कमरा पूजा कक्ष है। पर अगर चाबी किसी के पास नहीं थी तो आज वो ताला कैसे लगा है, किसने लगाया? मैंने और गहराई में जाने की ठानी। विश्वनाथ शुक्ला तांत्रिक सर्च किया। कुछ ऑकल्ट फोरम और पुरानी ब्लॉग पोस्ट मिली। एक फोरम पर एक यूजर ने लिखा था, मेरे दादा उस इलाके में रहते थे। उन्होंने बताया था कि शुक्ला साहब समय और आत्माओं के बीच के द्वार खोलने के प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अंतराल में फंस जाती है और उसे मुक्त कराया जा सकता है। एक रात उन्होंने कुछ गलत कर दिया। उन्होंने जो द्वार खोला वो खुला नहीं रह सकता था, और जो अंदर था वो बाहर आ गया, या फिर वे सब अंदर चले गए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। जो अंदर था वो बाहर आ गया, या फिर वे सब अंदर चले गए। यही तो पड़ोसी ने कहा था, उसने सबको खा लिया। मैंने उस यूजर को प्राइवेट मैसेज भेजने की कोशिश की। अकाउंट एक्टिव नहीं था। आखिरी पोस्ट 10 साल पुरानी थी। फिर मुझे एक और चीज मिली, एक स्कैन किया हुआ पत्रिका लेख, भारतीय रहस्यमयी घटनाएं शीर्षक से। इसमें शुक्ला परिवार के मामले का जिक्र था। लेखक ने एक स्थानीय वृद्ध महिला का इंटरव्यू लिया था जो अब जीवित नहीं थी। उसने कहा था, विश्वराट बाबू अच्छे इंसान थे पर बहुत जिज्ञासु। वे कहते थे कि हर घर में एक नकारात्मक द्वार होता है जहां समय पतला हो जाता है। उन्होंने अपने घर में उस द्वार को ढूंढ लिया था और उसे बंद करने का अनुष्ठान कर रहे थे, पर अनुष्ठान के लिए जो मंत्र था उसमें गलती हो गई, या शायद वो अनुष्ठान सफल हो गया लेकिन गलत तरीके से। उन्होंने उस शक्ति को बंद तो कर दिया, लेकिन खुद उसके सामने ही खड़े हो गए, और वो शक्ति भूखी थी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। मेरे कानों में खून की धड़कन सुनाई दे रही थी। भूखी शक्ति, नकारात्मक द्वार, समय पतला हो जाता है। ये शब्द मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगे। ये सब अंधविश्वास लग रहा था, पागलों की बकवास। पर फिर उन खरोचों की आवाज याद आई, वो खिंचाव याद आया, टोनी का डर याद आया। क्या ये संभव था? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो समय से जुड़ी हो, जो लोगों को खा सकती हो? मैं उठा और गलियारे में गया। दिन का उजाला था, पर आज उस गलियारे में भी एक ठंडक थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने उसे देखा। वो ताला, वो लकड़ी,
क्या इसके पीछे वो नकारात्मक द्वार था? क्या विश्वनाथ शुक्ला ने उसे बंद किया था और खुद उसकी भेंट चढ़ गए? मेरे मन में एक विचार कौंधा। अगर उन्होंने उसे बंद किया था तो क्या उसका ताला खोलने से वो फिर से खुल जाएगा? और क्या उनका परिवार अभी भी अंदर है, किसी तरह के समय के फंदे में फंसा हुआ? ये विचार इतना भयानक और इतना आकर्षक था कि मैं वहीं बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर अब सिर्फ डर से नहीं, एक उत्तेजना से। मैं एक ऐसे रहस्य के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था जिसने लोगों को गायब कर दिया था, और मैं जानना चाहता था। तुम अंदर हो, है ना? मैंने दरवाजे से धीरे से कहा। मेरी आवाज गूंजी। तुमने उन्हें खा लिया और अब तुम मुझे चाहती हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ घर की सामान्य आवाजें। पर मुझे लगा कि हवा थोड़ी और ठंडी हो गई है, जैसे दरवाजे ने मेरी बात सुन ली हो। मैं वापस कमरे में आया। मकान मालिक कल आने वाले थे, कागजात लेकर। मुझे जाना था, यही समझदारी थी। पर समझदारी अब मेरा मजाक उड़ा रही थी। एक आवाज मेरे अंदर कह रही थी, भाग जाओ जब तक बहुत देर नहीं हुई। दूसरी आवाज कह रही थी, तुम इतने करीब आ गए हो, सिर्फ एक बार देख लो, बस एक झलक। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। कपड़े, किताबें, टोनी का सामान, हर चीज उठाते हुए मुझे लग रहा था कि मैं एक गलती सुधार रहा हूं। पर जैसे जैसे मेरा सूटकेस भरता गया, मेरी जिज्ञासा और तीखी होती गई। शाम को मैंने टोनी को लेकर एक आखिरी बार घर के बाहर टहलने निकला। मैं उस बुजुर्ग पड़ोसी के घर की ओर देखता रहा। उनकी बालकनी खाली थी। शायद उन्होंने मुझे देखकर अंदर जाना बेहतर समझा। एक और पड़ोसी, एक मध्यम आयु की महिला, अपने बच्चे को लेकर बाहर आई। मैंने हिम्मत करके पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप इस इलाके में काफी समय से रह रही हैं? उन्होंने मुझे संदेह से देखा। क्यों, कौन हो आप? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ, नया आया हूँ, बस घर के बारे में कुछ जानना चाहता था। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने बच्चे को अपने पीछे कर लिया, एक सहज संरक्षणात्मक मुद्रा में। उस घर में तुम रह रहे हो? वहां? हाँ, पर मैं कल जा रहा हूं। उन्होंने राहत की सांस ली, पर उनका चेहरा गंभीर बना रहा। अच्छा किया जो जा रहे हो। वो घर, वो अच्छा नहीं है। मैंने तो अपने बच्चे को उसके सामने से भी नहीं गुजरने दिया कभी। क्यों, आपको कुछ पता है? वो चारों ओर देखने लगी, जैसे कोई सुन रहा हो। मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं यहाँ शादी के बाद आई, बस 10 साल हुए हैं। पर सब कहते हैं कि उस घर में एक दरवाज़ा है जो नहीं खुलना चाहिए, और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वो लौट कर नहीं आता। उन्होंने मुझे सीधे देखा। तुमने कोशिश तो नहीं की ना? नहीं, मैंने झूठ बोला। मेरा गला सूख रहा था। अच्छा है, जल्दी निकल जाओ। और इतना कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से अंदर चली गईं। मैं वापस घर की ओर चल पड़ा, टोनी मेरे पीछे पीछे। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि पूरा इलाका जानता है, पूरा इलाका डरता है, और मैं एक अजनबी उस डर के केंद्र में रहकर उसे महसूस कर रहा था। रात आ गई। मेरा सामान पैक था। कल सुबह गाड़ी आ जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बस एक और रात। मैं बिस्तर पर लेटा, आंखें खुली हुईं। मेरा दिमाग उन सभी कहानियों, अफवाहों और खबरों को जोड़ रहा था। एक ज्योतिषी, एक अनुष्ठान, एक गलती, एक भूखी शक्ति, एक दरवाज़ा जो नहीं खुलना चाहिए। और फिर मुझे एक बात समझ आई। श्री सक्सेना ने उस कमरे को ताला लगा कर रखा था, पर वो ताला वो उस शक्ति को अंदर रखने के लिए था या उसे बाहर आने से रोकने के लिए? क्या होगा अगर ताला टूट गया? क्या होगा अगर दरवाज़ा खुल गया? मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मुझे नहीं पता था, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। मैं बस जाना चाहता था। पर तभी मेरे मोबाइल की घड़ी ने 12 बजे का अलार्म बजाया। मैं चौंक कर बैठ गया। गलियारे से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई खरोंच नहीं, बस सन्नाटा। पर वो सन्नाटा जानबूझकर लग रहा था, जैसे कोई सांस रोके इंतज़ार कर रहा हो। इंतज़ार कर रहा हो कि मैं कल चला जाऊं, या फिर इंतज़ार कर रहा हो कि मैं आखिरी रात, आखिरी मौके पर वही गलती करूं जो हर कोई करता है। मैंने तकिया अपने सिर पर दबा लिया। मैंने खुद से वादा किया, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, इससे पहले कि ये घर, ये दरवाज़ा, ये रहस्य मुझे खा जाए। सुबह हुई। मैंने आंखें खोलीं तो पहली चीज जो देखी वो था मेरा पैक किया हुआ सूटकेस, दरवाजे के पास खड़ा, जैसे मेरी याददाश्त को जगा रहा हो। आज जाना है। पर आज सुबह एक अजीब सी शांति थी। वो डर, वो तीव्र घबराहट जो पिछले दिनों मेरे साथ थी, वो कहीं गायब हो गई थी। उसकी जगह एक सुन्न कन्ने ले ली थी, एक ठंडी, निर्णयहीन शांति। टोनी अभी भी सो रहा था। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। मकान मालिक ने कहा था कि सुबह 10 बजे आएंगे। अभी 8:30 बजे थे। 1 घंटा बचा था। बस 1 घंटा, मैंने खुद से कहा। फिर ये सब पीछे छूट जाएगा। एक बुरा सपना,
पर जैसे ही मैं ये सोच रहा था, मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर गई। वो अलमारी मकान मालिक की थी और उसमें कुछ पुराना सामान रखा था, कुछ बर्तन, कुछ टूटे हुए लैंप। मैंने उसे कभी अच्छे से नहीं देखा था, हमेशा ये सोचकर नज़रें हटा ली थीं कि ये मेरा सामान नहीं है। पर आज सुबह उस अलमारी ने मुझे बुलाया, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। नहीं, मैंने जोर से कहा, बस नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढने जा रहा। पर मेरे पैर उठे और मैं उस अलमारी के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक तर्कहीन आवेश था, जैसे मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला, धूल उड़ी, अंदर वही पुराना सामान था। मैंने बेतरतीब ढंग से एक एक चीज़ उठाकर देखना शुरू किया। एक टूटा हुआ दिया, कुछ पुरानी किताबें जिनके पन्ने चींटियां खा गई थीं, कुछ सिले हुए कपड़े, और फिर अलमारी की सबसे निचली शेल्फ के पीछे मेरे हाथ को कुछ खुरदुरा लगा। मैंने हाथ बढ़ाया और एक मोटा चमड़े से बंधा हुआ रजिस्टर निकाला। उसका रंग फीका हरा था और उसके कवर पर कोई लेबल नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उसे लेकर टेबल पर बैठ गया। टोनी उठकर मेरे पास आ गया। उसने नाक से रजिस्टर को सूंघा और एक दबी हुई गुर्राहट निकाली। मैंने पन्ने पलटे। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर अचानक लिखावट आई, एक सुंदर स्पष्ट हस्तलिपि, नीली स्याही से। शीर्षक था प्रयोग संख्या 7, काल द्वार का स्थानीयकरण। मेरी सांस फूलने लगी। ये विश्वनाथ शुक्ला की डायरी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। पन्ने वैज्ञानिक टिप्पणियों और गूढ़ मंत्रों का मिश्रण थे। वो लिख रहे थे कि उन्होंने घर के विभिन्न स्थानों पर पेंडुलम और यंत्रों से माप लिया है और उन्हें ऊर्जा की एक अनोखी विसंगति पश्चिमी विंग के एक कमरे में मिली है। वो लिखते हैं, ये द्वार स्थिर नहीं है, ये समय और स्थान के बीच एक दरार है। इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, एक भूख। अगले पन्ने पर एक डरावना चित्र था, एक जटिल यंत्र जिसके चारों ओर संस्कृत मंत्र लिखे थे। नीचे लिखा था, बंद करने का अनुष्ठान। इस यंत्र को द्वार के चारों ओर बनाना होगा ताकि इसे सील किया जा सके। पर सावधानी, एक बार शुरू करने के बाद अनुष्ठान पूरा करना होगा, नहीं तो द्वार खुल जाएगा और जो कुछ भी उसके नज़दीक होगा उसे अवशोषित कर लेगा। मैंने पन्ना पलटा। आखिरी प्रविष्टि थी। लिखावट जल्दी जल्दी और घबराई हुई। गलती हो गई, यंत्र पूरा नहीं हुआ। रात के 12 बजे के बाद काम नहीं करना चाहिए था। अब ये हमें खींच रहा है। सरोज और बच्चे, वे अंदर जा चुके हैं। मुझे जाना होगा, मुझे उन्हें बचाना होगा, या फिर इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। शायद यही रास्ता है। वो दरवाज़ा कभी नहीं खुलना चाहिए, वो समय को खा जाता है। और यहीं डायरी खत्म हो गई। मेरे हाथों से रजिस्टर फिसलकर टेबल पर गिर पड़ा। मेरे कानों में खून की धड़कन तेज हो गई। समय को खा जाता है। इन शब्दों का क्या मतलब था? क्या ये एक रूपक था या शाब्दिक अर्थ? मेरे दिमाग ने इनकार कर दिया, यह असंभव था। पर मेरी आंखें उस रजिस्टर पर टिकी थीं और मेरा दिल जानता था कि जो आदमी ये लिख रहा था वो पागल नहीं था, वो डरा हुआ था और वो सच लिख रहा था। मैं उठा। अब मुझे और देखना था। अब मुझे उन निशानों को देखना था। मैंने कमरे के कोनों को देखना शुरू किया, दीवारों के निचले हिस्सों को, फर्श के किनारों को। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पुरानी पुताई। पर फिर जब मैंने लिविंग रूम के एक कोना में फर्श के पास देखा तो मुझे कुछ दिखा। बहुत हल्का, लगभग मिटा हुआ, एक लाल रंग की रेखा, जैसे सिंदूर से बनाई गई हो। ये रेखा दीवार के साथ साथ चल रही थी और गलियारे की ओर मुड़ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उस रेखा का पीछा करते हुए गलियारे में गया। गलियारे में रोशनी कम थी। मैंने फ़ोन का टॉर्च जलाया और दीवार के निचले हिस्से को देखा। वहाँ थे, साफ तौर पर, लाल रंग के चिन्ह, ज्यामितीय आकृतियाँ, संस्कृत के अक्षर, जटिल यंत्र। सब इतने फीके कि आम नज़र में नहीं आते, पर टॉर्च की रोशनी में वे स्पष्ट थे और वे सभी एक ही दिशा में जा रहे थे, उस बंद दरवाजे की ओर। ये वो यंत्र था जिसका जिक्र डायरी में था। विश्वनाथ शुक्ला ने उसे बनाया था, दरवाजे को सील करने के लिए। पर अनुष्ठान अधूरा रह गया था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। रेखाएं और गहरी होती जा रही थीं। दरवाजे के ठीक सामने की फर्श पर एक बड़ा जटिल चक्र बना हुआ था, जिसके बीच में एक त्रिकोण था और उसमें कुछ लिखा हुआ था। मैं झुका। शब्द थे, बंद, यानी बांधो। पर चक्र अधूरा था। एक तरफ की रेखा बीच में ही टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में खींचना बंद कर दिया हो। मैंने दरवाजे की चौखट देखी। लकड़ी पर भी छोटे छोटे चिन्ह थे और ताले के ठीक नीचे एक शब्द, मां खोल, मत खोलो। सारे निशान, सारी चेतावनियां, वो यहां मौजूद थीं, 30 साल से, धूल के नीचे दबी हुई, और अब मैं उन्हें देख रहा था। मैं वापस कमरे में लौटा। मेरा सिर चकरा रहा था।
मानसिक तनाव इतना तीव्र था कि मुझे चक्कर आने लगा। मैंने पानी पीने की कोशिश की पर गला सूखा हुआ था। समय को खा जाता है, ये वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि वो दरवाज़ा समय को निगल जाता है? क्या वहाँ अंदर समय नहीं है या समय वहाँ अलग तरह से चलता है? मुझे अचानक एक बात याद आई। जब मैंने ताला छुआ था तो वो बर्फ जैसा ठंडा था, पर क्या वो सचमुच ठंडा था या फिर क्या वो समय से जम गया था? एक ऐसी ठंड जो उम्र से आती है, तापमान से नहीं। टोनी ने मेरे पैर को चाटा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। समझ नहीं आ रहा टोनी, मैंने कहा, आवाज भारी और थकी हुई। ये सब क्या है? ये कैसे संभव है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठा। समय देखा 9:30 बजे थे। मकान मालिक, इतनी जल्दी? मैंने दरवाजा खोला। सामने श्री सक्सेना खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ और तनावग्रस्त लग रहा था। उनके हाथ में एक फाइल थी। अविनाश जी, मैंने सोचा जल्दी आ जाऊं, उन्होंने कहा। बिना अंदर आने की इजाजत लिए ही अंदर कदम रख दिया। उनकी नजरें तुरंत मेरे पैक किए सामान पर गईं और उन्होंने राहत की सांस ली। हाँ, मैं तैयार हूं। अच्छा है, ये लीजिए कागजात, साइन कर दीजिए और चले जाइए। किराया और सिक्योरिटी का चेक है इसमें। उन्होंने फाइल मेरी ओर बढ़ाई, पर मेरे हाथ नहीं उठे। मैं उन्हें देखता रहा। आपको पता था, है ना, विश्वनाथ शुक्ला के बारे में, उनकी डायरी के बारे में, दीवारों पर बने यंत्र के बारे में? श्री सक्सेना का चेहरा फिर से बदल गया। राहत गायब हो गई। उसकी जगह एक पुराना गहरा डर आ गया। तुमने डायरी ढूंढ ली? हाँ, और निशान भी देख लिए। समय को खा जाता है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे दर्द सह रहे हों। अविनाश जी, कृपया साइन करो और चले जाओ। इससे ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। पर मैं जानना चाहता हूं। मेरी आवाज अनजाने में तेज हो गई। मैं उस कमरे के सामने खड़ा हो गया था। उसने मुझे खींचा। मुझे पता चलना चाहिए कि क्यों। श्री सक्सेना ने मुझे एक करुणामयी नजर से देखा। बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है और उनसे दूर रहा जा सकता है। विश्वनाथ भाई मेरे दोस्त थे। उन्होंने एक गलती की और उस गलती की कीमत उन्होंने चुकाई। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि उस गलती को दोहराने से और लोगों को बचा रहा हूं। इसीलिए ये नियम है, 12 बजे के बाद मत जाना, क्योंकि उस वक्त वो सबसे ज्यादा भूखा होता है। वो क्या है? मैंने पूछा। मेरी आवाज अब लगभग भीख मांगती हुई थी। श्री सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। विश्वनाथ भाई कहते थे कि ये एक शून्य है, एक ऐसी जगह जहां समय का कोई अर्थ नहीं है और जो उसमें गिरता है वो हमेशा के लिए गिरता रहता है। अब बस करो, साइन करो। उन्होंने फाइल फिर से मेरी ओर बढ़ाई। मेरे हाथ अब भी नहीं उठे। मेरा दिमाग शून्य शब्द पर अटका हुआ था। एक ऐसी जगह है जहां समय नहीं है। मैंने मशीन की तरह फाइल ली, साइन किया। श्री सक्सेना ने चेक निकालकर मुझे दिया। 1 घंटे में गाड़ी बुला लो और हाँ, कभी वापस मत आना। इस घर को भूल जाओ। वो मुड़े और जाने लगे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने एक बार फिर मेरी ओर देखा। और हाँ, वो डायरी, उसे यहीं छोड़ दो, उसके साथ कुछ मत करना। वो चले गए। मैं चेक को हाथ में लिए खड़ा रहा। मेरा टिकट कट चुका था, मेरी जेल से मुक्ति। अब मैं जा सकता था, पर मैं नहीं गया। मैं वापस टेबल पर बैठ गया और उस अधूरे यंत्र के चित्र को देखा। मैंने उस शून्य शब्द पर विचार किया। मेरा विवेक, मेरी समझ, मेरा डर, वो सब धुंधला पड़ रहा था। उसकी जगह एक खालीपन ले रहा था, एक ऐसा खालीपन जो उस दरवाजे के अंदर के शून्य से मेल खाता था। टोनी ने मेरे पैर के पास बैठकर एक दर्द भरी कराह निकाली। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक साफ सवाल था। अब क्या? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। पता नहीं टोनी, पता नहीं। पर अंदर ही अंदर मैं जानता था, जाने का समय निकल चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सच्चाई का रास्ता। और वो रास्ता उस दरवाजे से होकर गुजरता था। मैंने चेक को टेबल पर रख दिया। ये कागज़ का टुकड़ा अब कोई मायने नहीं रखता था। मैंने डायरी को अपने बैग में रख लिया और फिर मैं उस गलियारे की ओर देखने लगा जहां लाल रेखाएं एक अधूरे यंत्र में समाती थीं और एक पुराना ताला एक ऐसे दरवाजे को बंद किए हुए था जो समय को खा जाता था। मेरा डर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक निश्चय ने ले ली थी, एक गलत, खतरनाक और विनाशकारी निश्चय। मैं जानने वाला था। मैं नहीं गया। श्री सक्सेना के जाने के बाद मैंने उस चेक को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया।
टोनी उस कागज के टुकड़ों को देखता रहा, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक साफ उदास पूछताछ थी। क्यों? पता नहीं टोनी, मैंने उत्तर दिया, पर यह सच नहीं था। पता था, मैं जानता था कि अब जाना असंभव था। ये घर, ये दरवाज़ा, ये रहस्य, ये सब मेरे भीतर समा चुका था। भागने का मतलब होगा इसे अपने साथ ले जाना, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे ख़त्म करना था, एक तरह से या दूसरी तरह। उस दिन मैंने अपना सामान फिर से खोल दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अनिवार्य नियति पूरी हो रही हो। रात आई और डर के स्थान पर एक अजीब सी उदासीनता आ गई। मैं जागता रहा, 12 बजने का इंतज़ार करता रहा, जैसे किसी ट्रेन का जो मुझे लेने आ रही हो। और फिर ठीक 12:01 पर आवाज़ शुरू हुई। टिक टिक टिक। ये आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी, एक पुरानी भारी दीवार घड़ी की तेज़ टिक टिक। पर हमारे घर में कोई दीवार घड़ी नहीं थी। आवाज़ की दिशा वही थी, बंद कमरे से। टिक टिक टिक। ये आवाज़ बाकी सब आवाज़ों पर हावी थी। पंखे की आवाज़, बाहर के कीड़ों की आवाज़, सब इसकी लय में डूब गए। टोनी ने कान खड़े किए, पर इस बार वो भौंका नहीं, वो बस सुनता रहा। उसके शरीर में एक सतत कंप कंपी। मैं उठकर गलियारे में गया। आवाज़ और तेज़ हो गई, टिक टिक टिक, जैसे कोई उल्टी गिनती चल रही हो। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। आवाज़ अब इतनी तेज़ थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी, मानो घड़ी दरवाजे के ठीक पीछे लटकी हो। मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी, 12:07। और तभी एक चीज़ ने मेरी सांसें रोक दी। मेरी घड़ी की सेकंड वाली सुई, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो एक जगह पर कांप रही थी। फिर उसने एक झटका लिया और पीछे की ओर चली गई, 1 सेकंड पीछे। मैंने अपनी आंखें मली, ये नज़र का धोखा होगा, पर नहीं। मिनट वाली सुई भी हिली। 12:07 से वो धीरे धीरे 12:06 की ओर खिसकने लगी। एक ठंडा विषैला डर मेरी रीढ़ से होता हुआ दिमाग तक पहुंचा। मैंने घड़ी को अपने कान के पास ले जाकर सुना। टिक टिक सुनाई दी, पर वो लय बिगड़ी हुई थी, अनियमित। दरवाजे के अंदर से आ रही टिक टिक तेज और नियमित थी। मेरी घड़ी की सुई अब 12:03 दिखा रही थी। मैंने घड़ी उतारकर टेबल पर पटक दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं था, ये भौतिक था। समय पीछे जा रहा था, या फिर वहां से आ रही टिक टिक इसे प्रभावित कर रही थी। मैं बाथरूम में गया, पानी से मुंह धोने के लिए। जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं जम गया। मेरे बाल, मेरे कनपट्टी के पास कुछ बाल सफ़ेद हो रहे थे। सिर्फ कुछ नहीं, एक साफ स्ट्रैंड, जैसे किसी ने रातों रात उन्हें रंग दिया हो। मैंने उन्हें छुआ। वे मेरे ही बाल थे, पर रंग बदल चुका था। मैंने अपना चेहरा और करीब से देखा। आंखों के नीचे की झुर्रियाँ, क्या वे गहरी हो गई थीं, या मैं सिर्फ थकान से ऐसा महसूस कर रहा था? टिक टिक टिक। आवाज़ अब भी जारी थी। मैं वापस कमरे में आया। मेरी कलाई घड़ी टेबल पर पड़ी थी। उसकी सुइयां 12:03 दिखा रही थीं। प्रलयकारी भय ने मुझे जकड़ लिया। ये सच था। विश्वनाथ शुक्ला की डायरी में लिखी हर बात सच थी। वो दरवाज़ा समय को प्रभावित कर रहा था। ये उसके आसपास के समय को खींच रहा था, विकृत कर रहा था, और मैं उसके प्रभाव क्षेत्र में था। मैंने भागने का फैसला किया। अभी इसी वक्त मैंने टोनी का पट्टा पकड़ा और बिना कुछ लिए ही दरवाजे की ओर भागा। पर जैसे ही मैंने मुख्य दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार थी। हवा भारी और चिपचिपी लगने लगी। मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने जोर लगाया, पर मेरे सामने एक अवरोध था, एक लचीला, दबाव वाला अवरोध, जैसे पानी के भीतर चलने की कोशिश कर रहा हूं। टोनी ने भी कोशिश की। वो दरवाजे के पास गया, पर ऐसे रुक गया जैसे उसे कोई झटका लगा हो। वो पीछे हट गया और डरकर मेरे पैरों के पास छिप गया। नहीं, मैंने फुसफुसाया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खिड़की की ओर भागा, उसे खोलने की कोशिश की। खिड़की खुल गई, पर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखने की कोशिश की, वही दबाव महसूस हुआ। एक अदृश्य, लचीली शीशे जैसी दीवार। मैं अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। मैं फंस गया था। घर ने मुझे बंदी बना लिया था। मैं हाँफता हुआ फर्श पर बैठ गया। टोनी मेरे गले लग गया। वो भी कांप रहा था। हम दोनों एक जाल में फंस चुके थे। पूरी रात वो टिक टिक चलती रही, कभी तेज, कभी धीमी। मैंने अपने बालों में और सफ़ेद धारियां देखी। मेरे हाथों की त्वचा थोड़ी ढीली लगने लगी।
ये सूक्ष्म था, पर मैं महसूस कर सकता था। मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा था या समय तेजी से बीत रहा था। सुबह होते ही टिक टिक बंद हो गई। वो अदृश्य दीवार भी गायब हो गई। मैंने आजमाया, दरवाजा खुल गया। मैं बाहर निकला, आजी हवा में गहरी सांस ली। आज़ादी। पर यह आज़ादी धोखा था। मैं जानता था कि यह केवल दिन के लिए है। रात के 12 बजते ही जाल फिर से बंद हो जाएगा। मैंने दिन का उपयोग तैयारी में लगाया। मैं बाजार गया, एक भारी हैमर, एक मोटी रस्सी और एक डिजिटल वीडियो कैमरा खरीदा। अगर मैं फंसा हुआ था तो कम से कम दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्यों। शाम को मैंने कैमरा सेट किया, उसे लिविंग रूम में एक ऊंची जगह पर रखा ताकि वो गलियारे का भी दृश्य ले सके। मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी शुरू की, एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने अपने भाई को मेल कर दिया, एक शेड्यूल्ड मेल के तौर पर, जो अगले दिन सुबह जाना था। अगर कुछ होता है तो कम से कम रिकॉर्ड तो रहेगा। रात हुई, 11 बजे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज की रात अलग थी। आज मैं पूरी तरह सजग था, तैयार था। टोनी आज बहुत बेचैन था। वो दरवाजे की ओर भौंकता, फिर मेरे पास आकर रोता। उसे भी पता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। माफ करना टोनी, मैंने उससे कहा, उसे गले लगाते हुए। मैं तुझे इसमें नहीं घसीट सकता। मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया, जो दूर था और उसकी दीवारें मोटी थीं। उसने विरोध करते हुए खरोच मारी, पर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुझे बचा लूंगा दोस्त। 12 बजे। टिक 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 टिक। आवाज पिछली रात से भी तेज, भीषण थी, जैसे कोई बम का टाइमर चल गया हो। मैं हैमर और रस्सी लेकर गलियारे में गया। रोशनी जलाई हुई थी। आवाज अब दरवाजे से नहीं, दीवारों से, छत से, हर जगह से आ रही थी। पूरा घर एक विशाल घड़ी बन गया था। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:05। सेकंड वाली सुई पागलों की तरह पीछे भाग रही थी। 12:04, 12:03। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होकर हैमर उठाया। मैं ताला तोड़कर अंदर जाने वाला था। अगर मैं फंसा ही हूं तो कम से कम सच्चाई तो देख लूं। पर तभी मैंने अपने हाथ देखे। उन पर नसें उभर आई थीं। त्वचा पतली और झुर्रीदार लग रही थी। मैंने अपने बालों को हाथ लगाया, वे झड़ रहे थे, और जो बचे थे वे सफ़ेद हो चुके थे। डर ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। ये मेरी जान लेने से पहले मेरी उम्र ले रहा था। मैं बूढ़ा हो रहा था, घंटों में, मिनटों में। मैं हैमर गिराकर पीछे हटा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे भागना है। मैं मुख्य दरवाजे की ओर भागा। वो अदृश्य दीवार वापस आ चुकी थी। मैंने उस पर जोर से प्रहार किया। हाथ में दर्द हुआ, पर दीवार टस से मस नहीं हुई। खोलो, मुझे जाने दो, मैं चीखा। घर ने जवाब दिया, टिक टिक टिक। मैं हार मानकर फर्श पर बैठ गया। मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, वे सूख चुके थे। अब केवल आतंक था, एक ऐसा आतंक जो हड्डियों में समा गया था। तभी एक नई आवाज आई। दरवाजे के पीछे से कोई बोल रहा था। आवाज धीमी, खिंची हुई थी, जैसे टेप धीमा चल रहा हो। आ जा अंदर आ। ये मेरी अपनी आवाज थी, पर बूढ़ी, थकी हुई। मैं उठकर खड़ा हो गया। चीखते चीखते मेरा गला बैठ गया। तू कौन है? तू क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, अब थोड़ी स्पष्ट। हम एक हैं। आ जा, समय खत्म हो रहा है। मैंने पीछे मुड़कर कैमरे की लाल बत्ती को देखा। वो रिकॉर्ड कर रहा था। कम से कम ये सब सबूत के तौर पर तो रहेगा। मैंने हिम्मत बटोरी। मैं वापस उस दरवाजे के पास गया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने ताले को छुआ। वो इस बार और ज्यादा ठंडा था। उस पर पाला जमा हुआ सा लग रहा था। क्या तुमने उन्हें खा लिया? मैंने दरवाजे से पूछा, आवाज में रोना और गुस्सा मिला हुआ। आवाज आई, अब बिल्कुल साफ और इतनी करीब कि लगा कोई दरवाजे के दूसरी ओर मुंह लगाकर बोल रहा हो। हमने किसी को नहीं खाया, हम सिर्फ समय खाते हैं और तुम्हारा समय अब हमारा है। उसी क्षण मेरी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी, पीछे की ओर। 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, वे एक ब्लर बन गईं और मुझे लगा जैसे मेरे भीतर की कोई चीज खींच रही है। मेरी यादें, मेरी ऊर्जा, मेरा अस्तित्व। मैं गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी टोनी की दूर से आती हुई दर्द भरी चीख, और उसके बाद
सिर्फ टिक टिक की आवाज, और एक आवाज जो मेरे अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। सो जाओ, जब तुम जागोगे तुम यहीं होगे हमेशा के लिए। सुबह मैं फर्श पर पड़ा था। टिक टिक बंद हो गई थी, दीवार गायब हो गई थी। मैं उठा और शीशे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। शीशे में एक अजनबी मुझे देख रहा था। सफेद बाल, गहरी झुर्रियां, थके हुए खोखले चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी। वो मैं था। सिर्फ एक रात में मैं 30 साल बूढ़ा हो चुका था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कैमरा देखा, उसकी लाल बत्ती बंद थी, बैटरी डेड, या शायद उसका समय भी खींच लिया गया था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। टोनी बाहर आया। उसने मुझे देखा और पहचाना नहीं। वो पीछे हट गया और डर कर भौंकने लगा। टोनी, ये मैं हूं, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरी आवाज पहचानी। वो रुका, सूंघा और फिर एक दर्द भरी कराह के साथ मेरे पैरों से सट गया। वो रो रहा था। मैं फर्श पर बैठ गया, टोनी को गले लगाया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जान चुका था कि वो दरवाज़ा क्या करता है। ये समय खाता है, और अब ये मेरा समय खा रहा था। रात फिर आएगी और टिक टिक फिर शुरू होगी, और मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक जब तक कुछ भी नहीं बचेगा। या फिर शायद एक ही रास्ता बचा था, वो रास्ता जिससे विश्वनाथ शुक्ला ने अपना अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश की थी। मुझे उस दरवाजे को खोलना था और देखना था कि अंदर क्या है, या फिर उसे हमेशा के लिए बंद करना था। बूढ़ा होने के बाद के 3 दिन जो 3 दशक जैसे लगे। मेरा शरीर अब एक अजनबी था। जोड़ों में दर्द, आंखों से धुंधला दिखाई देना, एक सतत थकान जो हड्डियों तक में समा गई थी। पर सबसे बुरा था टोनी का डर। वो मुझे पहचानता था, मेरी आवाज से, मेरी गंध से, पर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, तुम क्या हो गए? मैंने शहर के बाहर रहने वाले एक चचेरे भाई को फ़ोन किया। आवाज़ में बदलाव को छुपाने की कोशिश की। यार, मैं बीमार हूँ, कुछ दिन के लिए तो टोनी को संभाल ले। वो आ गया। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। तू क्या हुआ है? ये कौन सी बीमारी है? तू तो बूढ़ा लग रहा है। कुछ नहीं, मैंने कर्कश आवाज़ में कहा। बस थकान है, तनाव है। तू बस टोनी को ले आ। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, पर पूछता नहीं रहा। शायद डर गया। उसने टोनी का पट्टा पकड़ा। टोनी ने मेरी ओर देखा, एक अंतिम बार। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक दर्द भरी चीख निकाली और फिर चुपचाप मेरे चचेरे भाई के साथ चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। अब मैं पूरी तरह अकेला था, अपने बूढ़े शरीर के साथ, इस घर के साथ और उस दरवाजे के साथ। मैंने डायरी फिर से पढ़ी। विश्वनाथ शुक्ला ने लिखा था, अनुष्ठान पूरा करना होगा, उस अधूरे यंत्र को पूरा करना होगा। पर कैसे? मुझे तो संस्कृत के उन मंत्रों का भी अर्थ नहीं पता था। चौथी रात तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर तोपों की तरह बरस रही थीं। हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। और फिर रात के 11:50 पर बिजली चली गई। घर अंधेरे और तूफान की आवाज़ों से भर गया। मैं एक मोमबत्ती जलाकर बैठा था, टिक टिक की आवाज़ शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। 12 बजे। पर आज कुछ अलग था। तूफान के शोर के बीच मैंने एक और आवाज़ सुनी, एक जोरदार धमाका, लकड़ी के टूटने जैसा। वो आवाज़ गलियारे से आई थी। मेरा दिल थम गया। मैं मोमबत्ती उठाकर गलियारे की ओर बढ़ा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि लौ डगमगा रही थी। और फिर मैंने देखा, वो बंद दरवाज़ा खुला हुआ था। नहीं, पूरा नहीं खुला था, बस 1 इंच का गैप था। पर वो ताला, वो भारी जंग लगा ताला, वो टूटा हुआ था। उसका एक हिस्सा अभी भी दरवाजे में लगा था, बाकी का हिस्सा फर्श पर पड़ा था, जैसे किसी जबरदस्त ताकत ने उसे तोड़ दिया हो। शायद तूफान की हवा के झोंके ने, शायद बिजली गिरने के कंपन ने। दरवाजे के उस अंधेरे गैप से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बस गहरा घना अंधेरा था। और उस अंधेरे से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। पर आज वो आवाज़ अलग थी, तेज, लगभग उतावली। मैं वहीं जम गया। मेरे पैर जमीन में जड़ बन गए। मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा चिल्ला रहा था, भाग, अभी भाग। दूसरा हिस्सा, जो अब ज्यादा ताकतवर था, कह रहा था, अंत में देख लो क्या है। उत्सुकता ने जीत लिया। ये वो क्षण था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, डर रहा था, भूखा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मेरी सांसें सीटी की तरह बज रही थीं।
मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वो चरमराते हुए और खुल गया। मोमबत्ती की रोशनी ने कमरे के अंदर पहुंचने की कोशिश की। कमरा खाली था, पूरी तरह निराशाजनक रूप से खाली। कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और एक ऊंची गुंबदनुमा छत। हवा में धूल के कण तैर रहे थे। पर दीवार पर, सामने की दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी। एक पुरानी लकड़ी की दीवार घड़ी। उसका पेंडुलम नहीं था। उसके कांच के शीशे के पीछे उसकी सुइयां चल रही थीं, पर वे आगे नहीं बढ़ रही थीं। वे उल्टी दिशा में घूम रही थीं, तेजी से। घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, सब पीछे की ओर भाग रही थीं। और उनकी टिक टिक की आवाज़ वो इसी घड़ी से आ रही थी। मैं अंदर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। एक ठंडा, पतला, झुर्रीदार हाथ। मैं चीखा और पलटा। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। वो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफ़ेद और पतले थे, चेहरा हड्डियों का ढांचा मात्र था, आंखें गहरे गड्ढों में धसी थीं। पर उस चेहरे में कुछ पहचाना सा था। वो मुस्कुरा रहा था, एक पागलों जैसी, बिना दांतों की मुस्कान। अंदर आओ, उसने कहा। आवाज़ मेरी ही थी, पर उसमें सारा रस, सारी जिंदगी सूख चुकी थी। वो एक सूखे पत्ते की सरसराहट जैसी थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उस बूढ़े ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, जैसे कोई बच्चा नासमझी भरा सवाल सुन रहा हो। मैं कौन हूं? मैं तुम हूं अविनाश, या यूं कहो, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। उसने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। ये कमरा, ये समय का फंदा है। एक ऐसी जगह जहां समय का कोई एक रास्ता नहीं है। यहां अतीत और भविष्य एक साथ रहते हैं, और हर बार जब कोई इसे रात में खोलता है, वो अपने ही भविष्य से मिलने आ जाता है। मेरा दिमाग इन शब्दों को पचा नहीं पा रहा था। विश्वनाथ शुक्ला, उनका परिवार, वे यही हैं, बूढ़े ने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन सब के भविष्य, उनके अतीत, सब यहीं फंसे हुए हैं, एक दूसरे को देखते हुए, पहचानते हुए, पर कभी बात नहीं कर पाते, क्योंकि यहां समय बोलता नहीं, सिर्फ खाता है। उसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। तुमने देखा ना, तुम्हारे बाल, तुम्हारी झुर्रियां, ये घर नहीं कर रहा था। ये तुम्हारा अपना भविष्य था जो तुम्हें खींच रहा था। जब तुम सोए हुए थे और तुम्हें यहां खींच लिया गया, वो तुम नहीं थे, वो मैं था। मैं तुम्हें बुला रहा था, क्योंकि मैं अकेला था, हमेशा से अकेला। मुझे सब समझ में आने लगा, एक भयानक अस्तित्वगत समझ जिसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। तुम मैं ही हो आने वाले समय में? हाँ, तुम यहां आओगे, इस दरवाजे को खोलोगे, और फिर तुम यहीं फंस जाओगे, जैसे मैं फंसा हूं, जैसे वे सब फंसे हैं। और तब तुम भी किसी और को खोलते हुए देखोगे, तुम्हारे अतीत को, और तुम उसे अंदर खींच लोगे ताकि तुम अकेले ना रहो। यही नियम है, यही चक्र है। उसने अपना झुर्रीदार हाथ मेरी ओर बढ़ाया। आ जाओ, इसे लंबा ना खींचो, आकर मेरे साथ रहो, हमारे साथ रहो। नहीं, मैं चीख कर पीछे हटा। मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं। मैं मुड़ा और भागने लगा, पर मेरे बूढ़े पैरों में इतनी ताकत नहीं थी, और वो बूढ़ा, वो मैं, मेरे पीछे आ गया। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। तुम जहां जाना चाहते हो वहां पहले से ही जा चुके हो, उसने फुसफुसाया। उसकी सांस मेरे कान में गर्म और बदबूदार थी। तुम बाहर निकले, टोनी को भेजा और वापस आ गए। यही हुआ था ना? और फिर तुमने ये दरवाज़ा खोला क्योंकि तुम जानना चाहते थे, और अब तुम जान गए। उसने मुझे जोर से खींचा। मैंने संघर्ष किया, पर मैं एक बच्चे की तरह कमज़ोर था। वो मुझे उस खुले दरवाजे की ओर खींचने लगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम नहीं बनना चाहता, मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। पर तुम पहले ही बन चुके हो, उसने कहा, और एक पागलानी हंसी हंसी। देखो तो अपने हाथों को, अपना चेहरा तो देखो, तुम मैं ही हो, बस थोड़े और जवान, पर जल्दी ही नहीं रहोगे। मैंने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियां फिसल गईं। वो मुझे अंदर की ओर खींचता गया, उस खाली कमरे में, उस उल्टी घड़ी के सामने। आ जाओ, वो बुदबुदाया। यहाँ दर्द नहीं है, यहाँ बस शांति है, एक सन्नाटा है, और टिक टिक है, हमेशा की टिक टिक। मैंने एक आखिरी बार बाहर की ओर देखा। गलियारा, मेरा कमरा, मोमबत्ती की लौ जो दूर जा रही थी, आज़ादी की एक झलक, और फिर वो मुझे अंदर खींच लिया। दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर पूरा अंधेरा था,
सिर्फ वो घड़ी चमक रही थी, एक हल्की भूतिया रोशनी से। उसकी सुइयां अब और तेजी से उल्टी दिशा में घूम रही थीं। बूढ़ा अविनाश मेरे सामने खड़ा था। अब उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में केवल एक अनंत थकान और खालीपन था। अब तुम यहां हो, उसने कहा। अब तुम भी इंतजार करोगे। इंतजार किसका? उसका जो तुम्हें खोलेगा, तुम्हारे अतीत का, तुम्हारे जवान स्वयं का। उसने दीवार की ओर इशारा किया। मैंने देखा, दीवार पर सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, 2 घड़ियां थीं। एक वही जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं, दूसरी उसके बगल में जिसकी सुइयां सामान्य दिशा में चल रही थीं। टिक टिक टिक। दोनों की आवाजें एक दूसरे में घुल रही थीं। एक हमारे लिए, बूढ़े ने कहा, और एक उनके लिए जो अभी आएंगे। मैं दीवार के सहारे फिसल कर बैठ गया। मेरा सारा शरीर, मेरा सारा अस्तित्व एक गहरे अथाह आतंक में डूब गया। ये सच था, मैं फंस गया था अपने ही भविष्य के साथ, एक ऐसे कमरे में जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। और मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक कि मेरा अतीत, मेरा जवान स्वयं इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। और फिर मैं उसे अंदर खींच लूंगा। चक्र पूरा हो जाएगा। मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और आखिरकार रो पड़ा। पर आंसू भी यहाँ अजीब थे। वे गर्म नहीं थे, वे ठंडे थे, और वे मेरे गालों पर जमने लगे जैसे बर्फ के कण। बूढ़ा अविनाश दूसरी ओर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। अब आदत पड़ जाएगी, उसने फुसफुसाया। पहले कुछ दशक सबसे मुश्किल होते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें घर के गलियारे में पहुंची। सब कुछ शांत था। तूफान थम चुका था। बिजली वापस आ चुकी थी। बंद कमरे का दरवाजा बंद था। उस पर एक नया चमकता हुआ मजबूत ताला लगा हुआ था। फर्श पर टूटे हुए पुराने ताले का कोई निशान नहीं था। श्री अरविंद सक्सेना एक युवा जोड़े को घर दिखाने लाए थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लड़की टीचर। वे शादी के बाद नया घर ढूंढ रहे थे। ये बहुत सस्ता है इस इलाके के हिसाब से, लड़का कह रहा था, उत्साहित। हाँ, पर यह थोड़ा सुनसान लगता है, लड़की ने कहा, आवाज में संदेह। श्री सक्सेना ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें उस बंद दरवाजे की ओर गईं, फिर वापस आ गईं। घर पुराना है पर मजबूत है, और एक बात याद रखना। वो रुके और उन्होंने दोनों को सीधे देखा। उनकी आवाज में वही पुरानी गंभीर चेतावनी थी जो 30 साल से वही थी। रात के 12 बजे के बाद कभी भी इस गलियारे में नहीं आना, और ख़ास तौर पर इस दरवाजे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक शर्त है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई भूत वूत की बात तो नहीं है ना? श्री सक्सेना नहीं मुस्कुराए। बस नियम है, मान लो तो रह सकते हो। लड़के ने लड़की की ओर देखा। लड़की ने सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम रात में तो सो ही जाया करेंगे। अच्छा, श्री सक्सेना ने कहा, कल कागजात लेकर आऊंगा। वे चले गए। घर फिर से सुनसान हो गया। बंद कमरे के अंदर अंधेरे में 2 घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। एक की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, दूसरी की पीछे। और दीवार के सहारे 2 आकृतियां बैठी हुई थीं। एक बूढ़ा सफेद बालों वाला, आंखें बंद किए हुए। दूसरा अपेक्षाकृत कम बूढ़ा, जिसकी आंखें चौंधियाई हुई थीं और जिसके गालों पर ठंडे आंसू जमे हुए थे। कम बूढ़े वाले ने धीरे से पूछा, तुम्हें टोनी का क्या हुआ? बूढ़े ने आंखें खोलीं। उनमें कोई भाव नहीं था। वो बूढ़ा हुआ, मर गया, तुम्हारे चचेरे भाई के साथ रहा, खुश था शायद। एक और सवाल, एक और जवाब। समय बीत रहा था या शायद बीत चुका था। फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ टिक टिक की आवाज रह गई। बाहर सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, दुनिया आगे बढ़ रही थी। और अंदर 2 अविनाश, एक ही व्यक्ति के 2 टुकड़े, समय के एक ऐसे फंदे में फंसे हुए थे जो कभी नहीं खुलेगा, एक दूसरे का इंतजार करते हुए, हमेशा के लिए। इस कहानी का अंत केवल एक टिक टिक है जो कभी बंद नहीं होती। श्री सक्सेना नया ताला लगाकर चले जाते हैं। वो जानते हैं कि ये केवल एक अस्थायी समाधान है। कुछ साल बाद कोई और अविनाश आएगा, कोई और जिज्ञासु दिल जो सस्ते किराए के लालच में या रहस्य के आकर्षण में इस घर के जाल में फंसेगा। वो नया किराएदार भी रात में जागेगा, वो भी उन आवाज़ों को सुनेगा, वो भी दरवाजे के पास खुद को पाएगा। और एक रात जब तूफान आएगा या जब उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ जाएगी, वो उस दरवाजे को खोलेगा।
और जब वो खुलेगा, अंधेरे से दो आकृतियां निकलेंगी। एक बूढ़ा टूटा हुआ, दूसरा जो अभी भी अपनी आखिरी उम्मीदों से चिपका हुआ है। वे नए आगंतुक को देखेंगे और पहचान लेंगे, क्योंकि वह नया आगंतुक भी अविनाश ही होगा, शायद अलग नाम से, अलग चेहरे से, पर वही आत्मा। समय का ये फंदा उसे भी खींच लाएगा, और उस पल कमरे के अंदर बैठे दोनों अविनाश समझ जाएंगे कि ये चक्र अनंत है। वे 3 हो जाएंगे, फिर 4, फिर 5। दीवार पर एक नई घड़ी प्रकट हो जाएगी। टिक टिक की आवाजें गूंजती रहेंगी, आगे की, पीछे की, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ दोहराती है। और सबक साफ है, पर कोई नहीं सुनता। कुछ दरवाजे हैं जिन्हें नहीं खोलना चाहिए, कुछ रहस्य हैं जिन्हें नहीं जानना चाहिए, और रात के 12 बजे के बाद बस सो जाना चाहिए। अगर कभी आपको कोई सस्ता मकान मिले जिसके पीछे एक बंद कमरा हो और मकान मालिक ये चेतावनी दे, तो भाग जाना, वरना आपकी घड़ी की टिक टिक भी उस अनंत गूंज का हिस्सा बन जाएगी।